जय हिंद। स्वागत है आज की क्लास में आप लोग का। और आज हम लाभ और हानि के जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसमें से कुछ बच गया था लाभ हानि में, तो जो थोड़ा सा बचा है उसमें भी बता देते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रश्न आते हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं, क्योंकि एक ही टाइप के आते नहीं है। मान लीजिए हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, तो एक फार्मूले पर आप सारे लगा नहीं सकते हो, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। तो फार्मूला चेंज होता है तो तरीका चेंज हो जाता है। तो जब सवाल तरीका चेंज हो जाता है तो उसमें दूसरा तरीका लगता है। तो कुछ टाइप के आज हम लिखे हैं, जैसे 2-3 टाइप लिखा गया है, तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसमें बस जो हम बता रहे हैं इतना ही कर देना, इतना ही कर दोगे, बाकी कुछ नहीं करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ज़्यादा 2 से 3 लाइन का काम है। देखो साधारण तौर पर 2-3 उदाहरण के साथ एक को हम बताएंगे, तो इसमें भी पूर्ति हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम। पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कहा है कि जब ए और बी वस्तुएं खरीद कर, जब थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर और बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए, तब जब कहा जाता है ना कि इतने में लिया जाए, मतलब जितने में लिया जाए, जितना सामान हो उतने में बेचा जाए। मतलब अगर 5 रुपए में 10 वस्तु ली जा रही है तो 10 रुपए में 5 वस्तु बेची जाए, मतलब सेम। लेकिन बस इतना है कि जितना वस्तु रहेगा उतना मूल्य, और जितना मूल्य रहेगा उतना वस्तु। अगर इस टाइप का सवाल होगा तब क्या करेंगे, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए, तब क्या होगा, हानि या लाभ। तो हानि लाभ तब डिपेंड करता है कि अगर धनात्मक आ गया तो लाभ हो गया, ऋणात्मक आ गया तो हानि हो गया। ये किसी भी प्रश्न में होता है, सब में लागू होता है। जब भी आप में धनात्मक आ जाएगा तो लाभ, ऋणात्मक आ गया तो हानि। लेकिन क्या करना पड़ेगा, लाभ या हानि। तो हम लिख लेते हैं लाभ या हानि दोनों के लिए, ऐसे लाभ या हानि बराबर। तो जो वस्तुएं दी गई हैं, क्योंकि ए रुपए में बी वस्तु खरीदी गई है, तो क्या करेंगे हम, क्रय वस्तु की संख्या, मतलब क्रय जानते होंगे, क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य की संख्या लिख लेंगे, क्रय वस्तु की संख्या लिख लेंगे। क्रय वस्तु की संख्या पूरे का घात 2 माइनस अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि अंतर के टाइप का सवाल हम लगा चुके हैं कि अंतर निकाल लो, और उसके बाद में अंतर निकालने के बाद विक्रय वाले से भाग करके 100 से गुणा। वही यहाँ भी अप्लाई होगा। अब आ जाएगा विक्रय वस्तु, इसी के बाद विक्रय वस्तु की संख्या का वर्ग बटे क्रय वस्तु की संख्या का वर्ग माइनस विक्रय वस्तु की संख्या का वर्ग, और उसके बाद में विक्रय वस्तु का फिर से वर्ग कर लेंगे, विक्रय वस्तु का वर्ग, और 100 से गुणा कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में, थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में, क्योंकि ध्यान दीजिएगा प्रश्न यही कि इसमें जो तरीका है ये कह रहा है कि उतने में कुछ वस्तु खरीदी जाए, और जितना वस्तु खरीदी जाए फिर उतना रुपया में कुछ और वस्तु बेची जाए, तब क्या होगा। मतलब कोई हम अगर उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदी, 15 वस्तु खरीदी, और उसके बाद में इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए कि 15 रुपए में 10 वस्तु बेची, 15 रुपए में 10 वस्तु बेची, तब व्यक्ति को लाभ होगी या हानि, लाभ या हानि। तो लाभ और हानि डिपेंड करेगा किस पे, धनात्मक या ऋणात्मक पर। वस्तु जो क्रय किया गया है, क्रय वस्तु कितना किया गया था पहले, 10 रुपए में 15 वस्तु, 10 रुपए में 15 वस्तु, हमने वस्तु की ही बात की है। वस्तु कितनी थी, 10 में 15, तो पहले 15 का हम वर्ग कर लेंगे, फिर दोबारा जितना बेचा गया है
10 वस्तु बेचा गया, 10 का वर्ग कर लेंगे, फिर विक्रय वस्तु की फिर से संख्या 10 की घात 2 कर लेंगे और 100 से गुणा कर लेंगे। मतलब 15 का हम कर लेंगे तो 15 पंद्रह कितना बन जाएगा, 15 पंद्रह 225 माइनस 10 का करेंगे तो 100 और बटे 100 और गुणा 100। यहाँ इसमें से घटा लेंगे तो 125 आ जाएगा और नीचे 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल आ गया 125 रुपए। मतलब धनात्मक आया तो क्या हुआ, लाभ, लाभ आ गया 125 रुपए। मतलब इसी टाइप के कोई भी सवाल आएंगे तो उसमें ऐसे ही लगेगा। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं कि इसी टाइप अगर आता है तो क्या होता है, क्योंकि छोटी संख्या हो तब भी वही लगेगा, बड़ी संख्या हो तब भी वही लगेगा। बस ध्यान हमको ये देना है कि वस्तु के मूल्य से हमको ज्यादा कुछ नहीं लेना देना है, हमको लेना देना है सिर्फ और सिर्फ वस्तु से। ये जो तरीका है इसको जान लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा। तो हमको सिर्फ ध्यान देना कि वस्तु कितने में खरीदी जा रही है, कितने में बेची जा रही है, वो नहीं, बल्कि वो चीजें ध्यान देनी है कि कितनी वस्तु खरीदी गई और कितनी वस्तु बेची गई। क्योंकि ध्यान देने वाली यही बातें हैं कि हम बार बार बता रहे हैं कि अगर ए में खरीदी जाती है बी वस्तु तो बी में बेची जाती है ए वस्तु। अगर कोई और लेते हैं, मोहन है, मोहन ने 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदी, 5 वस्तु खरीदी। अब इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, 5 रुपए में 4 वस्तु बेची, ये क्रय हो जाएगा और ये हो जाएगा विक्रय। तब यहाँ होगा वस्तु से संबंधित जो वस्तु है, यानी कि क्रय वस्तु का वर्ग 5 की घात 2, विक्रय वस्तु का वर्ग 4 की घात 2, फिर विक्रय वस्तु का वर्ग घात 2 गुणे 100। 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 4 का करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और फिर 4 करेंगे 16 गुणे 100 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं और इसमें घटा लेंगे। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बटा यहाँ 4 चौको 16 और इसको करेंगे तो 25 चौका 100। ठीक, ये 25 गुणा 9 गुणा 25 बटा 4 आ गया। अब गुणा कर लीजिए, उसके बाद में अगर काटता है काट दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये पॉइंट में आएगा। 25 नवैया 25 नंबर 250 मतलब 225 बटे 4, इतना भाग कर लीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऋणात्मक तो अभी भी नहीं आया, जब ऋणात्मक नहीं आया तो लाभ ही होगा। तो पहला टाइप हमारा हो गया कि जब वस्तु उतने में खरीद कर, जितनी वस्तु खरीदी जाए वस्तु के रेट में अगले को बेचा जाए तब। लेकिन अगला है कि जब ए में, यहाँ थोड़ा सा फिर गलती हो गई है, यहाँ भी लिखना था, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखिएगा, ए रुपए में, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर, बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाए और सी रुपए में डी के भाव से बेची जाए, तो थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, उसमें होता था कि वस्तु को जितने में खरीदा जाता था वस्तु के भाव के संख्या के भाव के अनुसार बेचा जाता था। पहले वाले में था अगर ए में बी खरीदा गया है तो बी में ए बेचा जाएगा, मतलब उसी को विपरीत कर देते हैं। लेकिन अगला हमारा है, अगर हम वस्तु को, कोई ए वस्तु है बी में खरीद लेते हैं और सी के अनुसार डी को बेच देते हैं, सी के रेट के अनुसार डी को बेच देते हैं, मतलब सारा का सारा परिवर्तन रहेगा, कोई बराबर नहीं है। तब उस टाइप में क्या करेंगे, इसमें जब इस टाइप का होगा तो लाभ या हानि बराबर जो हो जाएगा, लाभ या हानि बराबर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लाभ या हानि डिपेंड कब करेगा कि धनात्मक आ गया तो लाभ और ऋणात्मक आ गया तो हानि। अगला है दिया क्या गया है कि लाभ या हानि बराबर क्या आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, बीच की जो वस्तु होंगी, बीच की वस्तु का गुणनफल कर लेंगे और माइनस पहली और अंतिम या अंतिम और पहली
वस्तु का गुणनफल कर लेंगे और उसके बाद में नीचवा कुछ और आना चाहिए। नीचे जो आएगा वही चीज, क्योंकि हमने अभी इसके पहले किया था तो विक्रय को नीचे लिखा था, तो यहाँ भी हो जाएगा अंतिम वस्तु गुणे पहली वस्तु, पहली वस्तु और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, इतना ही करना है। जब इस तरह के होंगे कि लाभ और हानि निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो बीच की वस्तु होंगे उनका गुणनफल कर लेंगे और उसके बाद में उनमें से माइनस करेंगे अंत वाली का, मतलब पहली और आखिरी का, फिर उसके बाद में पहली और आखिरी का गुणा कर लेंगे और 100 से गुणा। कैसे? लाभ या हानि बराबर, तो पहले हमारा ये ए है, ए रुपए में बी वस्तु और सी रुपए में डी वस्तु। तो ध्यान दीजिए बीच वाला मान लेंगे, का मान लेंगे किनारे वाला, तो हमारे यहाँ हो जाएगा बीच वाली वस्तु का गुणनफल b इंटू सी माइनस ए इंटू बी बटे ए इंटू बी माइनस गुणा 100। बस यही तरह करना है। सवाल के माध्यम से जानेंगे तो कोई भी सवाल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सवाल हमारे पास है कि 4 रुपए में 8 वस्तु खरीदी गई, यानी कि 4 रुपए के हिसाब से 8 वस्तु, यानी भाव के हिसाब से कहा गया कि ए रुपए में बी के भाव से, तो 4 रुपए में 8 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 5 के हिसाब से या 5 के भाव से 10 वस्तुएं बेची गई, तब जो है लाभ हुआ या हानि। तो ध्यान दीजिए कि जो किनारे वाला है वो किनारे वाला रहेगा और जो बीच वाला है वो बीच वाला रहेगा। इसको यहाँ करेंगे और ये यहाँ होगा। अगर इसको हम लिखें तो ये बन जाएगा 4 रुपये और 8 के भाव से, ठीक ना। और उसके बाद में अगला लिखेंगे कि 5 रुपये 10 के भाव से, तो ई वाला दोनों बीच में गिना जाएगा, ई दोनों बीच में गिना जाएगा और ये दोनों किनारा गिना जाएगा। कैसे लगाएंगे? एक सवाल को हम दिखा देते हैं कैसे लगेगा। एक सवाल को हम दिखाएंगे तो वही सवाल है कि 4 के भाव से 8 और 5 के भाव से 10, तो हम गुणा करते हैं कि बीच वाली वस्तुएं करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8 और माइनस करेंगे लास्ट वाली का 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 बटे फिर आखिरी वाला है और अब बीच में पहले वाला 4 गुणा 10 यानी 100। अब करेंगे तो 8 पंचे हो जाएगा 40 और माइनस 4 धामा 40, 4 धामा 40 बटे 4 धामा 40 और गुणा 100। तो ध्यान दीजिए कि इसमें तो कुछ बचे ही नहीं रहा है, तो ना ही लाभ ना ही हानि हो रही है। 40 अभी 0 हो गया और 0 होने के बाद तो काम खत्म, इसमें लाभ और हानि का कोई मतलब नहीं है। तो सवाल इस टाइप से होंगे कि जिसका कुछ मतलब निकलेगा, इस टाइप के सवाल नहीं होंगे नगण्य मान के। मान लेते हैं 4 के हिसाब से 6 वस्तु रही होती, 4 के हिसाब से 6 वस्तु रही होती है, तो यहाँ जो है 8 के जगह पे 6 हो जाता, और जहाँ पे उसके बाद में 8 के जगह पे 6 हो जाता, बाकी का सब सारा ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता 6 पंचे 30, और जब 30 हो जाता तो यहाँ आ जाता माइनस में, तो माइनस 10 गुणा 100 बटा 40, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो 25 चौका 100, और 25 से इसमें गुणा करते तो माइनस 25 आ जाता है, तो यहाँ आ जाती है हानि। तो यह है तरीका कि सवाल को हम जानेंगे कि लाभ या हानि हो रहा है। तो कैसे भी करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी करोगे इस टाइप के अगर सवाल होंगे तो आसानी से आ जाएंगे। रही बात अगर इसके थोड़ा सा और अलग कर दिया जाए, अलग करने का मतलब जब मूल्य में कुछ कमी हो जाए और वस्तु में कुछ मात्रा बढ़ जाए,
जब मूल्य में कमी कर दिया जाए, क्योंकि जानते हैं कि जब मूल्य घटा देंगे तो वस्तु ज़्यादा मिलेगा। मान लो अगर 2 रुपया में 4 वस्तु मिल रही है, 2 रुपये में 4 वस्तु मिल रही है, वही अगर 1 रुपये में हो जाएगा तो दुगुना नहीं हो जाएगा। दुकान पे जाओगे, उस समोसा वाला कहेगा भैया जो है रेटो आज घट गया है, जो 10 में 1 मिलता था वो 10 में 2 मिलेगा। तो ऐसा नहीं कहोगे कि 5 का 1 लेंगे, कहो चलो 5 का हम 2 ले लेते हैं। तो वैसे ही है इसमें भी, अगर रेट घट जाएगा और तब वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी, तब उसमें क्या होगा, लाभ या हानि। तो स्थिति ऐसी कुछ लग रही है कि लाभ हो रहा है, लेकिन कैसे, हम देख लेते हैं। वस्तु जब मूल्य में परसेंटेज कमी, कुछ भी कमी हो जाए, कुछ भी परसेंटेज कमी हो जाए और वस्तु की मात्रा बढ़ जाए, वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी, दोनों लिख लेते हैं भैया, तो कैसे काम दोनों हो जाएगा। वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की मात्रा अधिक या कम मिले, तब अगर पूछता है नया भाव कि मतलब नया भाव कितना होगा, और वही के अनुसार पूछ सकता है पुराना भाव कितना होगा। मान लीजिए अभी आए कोई और कहे हमको इतना दे दीजिए, तो कहेंगे भैया रेट कम हो गया है, वस्तु ज़्यादा मिल सकती है, तो कहेगा नया भाव बताइए। या ऐसा पूछ सकता है अच्छा इसी के अनुसार पुराना भाव बताइए। तो कैसे जानेंगे नया भाव कितना है और पुराना भाव कितना है। तो नया भाव के लिए जो होगा, नया भाव, भाव मतलब मूल्य, ठीक ना। जो नया भाव होगा वो कीमत में वृद्धि या कमी जो भी रहेगी वही इतना। जो कीमत है, कीमत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उससे गुणा कर दीजिए, वृद्धि या कमी से गुणा कर दीजिए, और नीचे जो आएगा अधिक या कम मात्रा लिख लीजिए। अधिक या कम मात्रा लिख करके 100 से गुणा कर दीजिए, बस इतना ही। जैसे यहाँ कीमत जो वही रहेगी, उसमें क्या करेंगे, वृद्धि होगी तो उससे गुणा कर देंगे, कमी होगी तो उससे गुणा कर देंगे, और यहाँ जो ज्यादा आएगा उससे या कम आएगा उससे भाग करके 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, क्या सवाल लेते हैं कि चावल ले लेते हैं कि चावल 10% महंगा हो गया। चावल जो है, चावल 10% महंगा हो गया, ठीक। तो चावल 10% महंगा हो गया, जिससे उसका रेट जो हो गया, जिससे उसका रेट 440 रुपये। चावल का रेट हमने बढ़ाया 10%, महंगा हो गया, जिससे 440 में, जिससे 440 में लिखिए, जिससे, रुकिए नहीं तो सवाल का थोड़ा इधर से उधर हो जाएगा। 440 रुपए में 2 किलोग्राम या केजी कम चावल मिलता है, कम चावल मिलता है, तो कहेगा चावल का पुराना भाव। तो नया भाव के लिए ही लगेगा, लेकिन पुराना भाव के लिए क्या है, तो हम भी पुराना भाव वाला कर देते हैं। तो पुराना भाव क्या होगा, पहले हम नवा लिख लेते हैं कि नया भाव क्या होगा। नया भाव क्या होगा, तो इसी पे लगाइए कि नया भाव क्या होगा। कीमत, अब कीमत जितनी है उतना रहने दीजिए, उसमें वृद्धि या कमी करना है, उसमें वृद्धि या कमी करना है, तो वृद्धि या कमी करेंगे तब क्या होगा। तो पुराना भाव वाला दूसरा सूत्र है, उसको भी लिख देते हैं। दूसरा तरीका है, पुराना भाव हो जाएगा कीमत गुणे वृद्धि या कमी बटे, अभी यहाँ क्या हो रहा था कि अधिक या कम होने के बाद 100 से गुणा हो रहा था। एक मिनट, इसको यहाँ ही कीजिए गुणा,
और यहाँ क्या होगा, कमी या वृद्धि तो देखा ही जाएगा, उसमें 100 प्लस जो वृद्धि हो रही है उसको या कमी हो रही है उसको जोड़ेंगे। कीमत वृद्धि, सॉरी कमी अधिक ले लेते हैं, अधिक या कमी गुणे 100 प्लस वृद्धि या कमी, बस इतना ही। तो पुराने भाव में ये लगाएंगे और नए भाव में ये लगाएंगे। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, चलेगा। वही तरीका होगा, पूछ लेगा पुराना भाव निकालना है तो पुराने भाव में ये वाला लगा लीजिए, नया भाव निकालना है तो ये वाला निकाल लीजिए। कीमत जो कुछ भी होगी कीमत जो कुछ भी होगी, पैसा कुछ भी होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि परसेंटेज में धनात्मक आया कि ऋणात्मक। धनात्मक आ जाता है धनात्मक आ जाता है तो लाभ है, ऋणात्मक आ जाता है तो हानि है। लगाने के बाद ही पता चलेगा। एक सवाल है कि चावल 10% महंगा हो गया, जिससे 440 में 2 किलो कम 240 रुपए में 2 किलोग्राम कम चावल मिला, तो नया भाव या फिर पुराना भाव, तो नया भाव या पुराना भाव लिख लेते हैं। थोड़ा सा पुराना दोनों मिटा देते हैं, इस दोनों का काम खत्म हो गया है। जब भी वस्तुएं में कुछ घटती हैं तो मात्रा ज़्यादा मिलेगी, बढ़ेगा भाव तो वस्तुएं कम मिलेंगी। जैसे कि पेट्रोल की ही बात मान लेते हैं, चढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब बढ़ता चला गया तो 100 में हो गया। क्या होता था कि पहले 70 रुपये में 80 रुपये में डलाओ तो जो है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर घूमने चले आओ। अभी वही कीमत 110 रुपये, 100 रुपये, 105 रुपये है। अब इतना का डलाओ तब भी 60 किलोमीटर जाओ। तो क्या है कि जब हम पैसा को बढ़ाते हैं तब मात्रा हमारी ज़्यादा मिलती है। कब? जब रेट बढ़ता है तब। लेकिन जब रेट घटता है तो मात्रा तो हमारी ज़्यादा मिल जाएगी, और ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो और ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमको इसे ध्यान देना है कि कितना ज़्यादा मिल जा रहा है, कितना कम मिल जा रहा है। तो पुराना भाव क्या होगा, नया भाव क्या होगा, इस तरीके से। तो इसी का पुराना भाव लिखा गया है। इसका सूत्र है कि कीमत और वृद्धि या कमी, तो कीमत जितना भी दिया गया है वो 440 दिया गया है, गुणा कर लेते हैं कि कितना 10% महंगा हो गया। तो महंगा हो गया मतलब बढ़ा कि घटा, बढ़ गया तो वृद्धि लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10% महंगा हो गया, पुराना भाव। तो कीमत गुणे वृद्धि या कमी, तो वृद्धि या कमी हो रहा है 10 से गुणा कर लीजिए, नीचे आ जाइए। कह रहा है अधिक या कम, तो कम मिल रहा है कितना, 2 किलो कम मिल रहा है, तो 2 गुणा कर लीजिए 100 में वृद्धि या कमी को ऐड कर देना है। तो वृद्धि या कमी जो बना हमारा बन रहा है वो 10 बन रहा है। ये में करेंगे तो 440 के जगह पे 4400 हो जाएगा, और 2 गुणा 110 यानी कि 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 और 10 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 11 चौक 44, और यहाँ आ गया 0, और 2 का हम काटेंगे तो 20 गुना 40 आ गया हमारा 20 रुपया। अभी देखो ध्यान से कि जो ये 20 रुपया आया वो आया क्या, धनात्मक है, सर सी बात है, लाभ हो गया। ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा, हानि हो जाएगी। लेकिन हमको नया पुराना भाव से जानना है, तो हमारा जो पुराना भाव होगा वो 20 रुपया हो जाएगा। अगर नया भाव इसी में कर लेते हैं, नया भाव कर लेंगे तो नया भाव में भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है कि कीमत और वृद्धि। तो 440 गुणे 10 बटे अधिक या कम मात्रा, तो मात्रा अधिक या कम भी हो रहा है, और यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा 4400
यानी कि 4400 गुणा 200। इससे इसको काट दीजिए और उसके बाद 2 से 44 को काट दीजिए तो 22 गुना 44। अब यहाँ देखिए मात्रा बढ़ गया। अभी तक ये रेट जो आ रहा था 20 रुपया, अभी वो रेट आ गया जो है हमारा 22 रुपया प्रति केजी और प्रति केजी। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे लगाएंगे। 3 हमने स्टेप लिखा था, 3 स्टेप को बता दिए। अभी अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप सवाल को बताइएगा, सवाल को बोल दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, हम उस सवाल को भी बता देंगे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।